नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 24 है। इसकी पहले गाइस हमने क्लास नंबर 23 तक पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आते हैं और आप डेली क्लास में जरूर आया करें। बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है। 10 फरवरी को आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए और मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूँगा। अगर आपके अंदर हौसला, अगर आपके अंदर जज्बा है और अगर आप अपने इस हौसले जज्बे को ऊर्जा देते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूंगा। तो अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हर घड़ी गमों के साये में गुजर जाएगी जब तुम्हें अपनी जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करते हो तो आगे चल करके पछताना पड़ेगा। अगर आप लगभग 2.5-3 महीने दिल लगाकर मेहनत करके अगर आप गाइस सफल हो जाओगे तो पूरा जीवन आपका सफल हो जाएगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको वर्दी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो गाइस आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट रखिएगा कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेना है, तो निश्चित रूप से आपको वर्दी मिल जाएगी। आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। तो अब आइए प्यारे भाई बहन बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पर, बताइए प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है भाई। राइट आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन ए राजस्थान में। याद रखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर जो है ना, ये गाइस दो भाई और वो एक थे वस्तुपाल, ठीक है, याद रखिएगा वस्तुपाल, और एक थे तेजपाल। इन दोनों भाइयों ने मिलकर ही इसका निर्माण करवाया था दिलवाड़ा मंदिर का। तो वास्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। मतलब ये हुआ कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी। देखो, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी जो थी ये थी थानेश्वर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी थानेश्वर। और याद रखिएगा प्यारे भाई, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन जो गाइस इन्होंने थानेश्वर से स्थानांतरित की थी वो थी कन्नौज, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थानेश्वर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा फारस पारसिया से। देखो यहाँ पर फारस पारसिया लिखा गया है। अगर इसका वर्तमान नेम कहा जाए तो याद रखिएगा भाई, वर्तमान नेम इसका है ईरान, ठीक है। ईरान इसका वर्तमान नेम है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? फारस पारसिया। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। महाभारत के अलावा रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया गया था, किन्हीं के द्वारा, बताइए। महाभारत और रामायण इन दोनों ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है किसने? देखो, यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि बंदायूनी, देखो यहाँ पर बंदायूनी लिखा गया है और आपको कहीं कहीं बंदायू भी देखने को मिल सकता है, बंदायूनी भी देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर के आप भ्रमित बिल्कुल भी ना होइएगा। यहाँ पर महाभारत और रामायण इन दोनों का फारसी में अनुवाद बंदायू के द्वारा ही किया गया था। अब आप ये बता दीजिए कि महाभारत महाभारत जो है गाइस, इसको लिखा किसने है। फटाफट आप इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए कि महाभारत को लिखा किसने है। हाँ, तो हमारे सभी प्यारे भाई का आंसर बिल्कुल सही है। महाभारत जो है ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है भाई, याद रखिएगा मित्र, वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। यानी जो कुली खान है, वर्दी खान है और सिराजुद्दौला ये कहाँ के नवाब थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा? देखो, जो गाइस कुली खान थे, वर्दी खान थे, सिराजुद्दौला थे, ये कहाँ के थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बंगाल भाई। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी।
अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे भी हमारे प्यारे भाई आंसर दे रहे हैं जो बता रहे हैं मेरठ में। देखो भाई, यहाँ पर जो मेरठ है ना, इसमें 1857 की क्रांति पहले शुरुआत जो हुई थी ये मेरठ से हुई थी, लेकिन जो गाइस सैनिक मंगल पांडे थे इनके द्वारा 1857 के विद्रोह की जो पहली गोली चलाई गई थी ये मेरठ में नहीं बल्कि बैरकपुर छावनी में चलाई गई थी। याद रखिएगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैरकपुर में। ठीक है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में चलाई थी। और गाइस 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है ये किस देश का है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। लगभग इसका आंसर सभी प्यारे भाई बहन जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। देखो यहाँ पर गाइस जो सबसे बड़ा है संविधान और हस्तलिखित संविधान है वो किसका है? वो है अपने भारत देश का भाई। राइट आंसर क्या होगा मित्र? भारत। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? रुक जाइए एक मिनट। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? भारत। ठीक है, ए आंसर जो है आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्य काल का अर्थ क्या है? जो संसद में कामकाज में शून्य काल का उपयोग किया जाता है इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? देखो भाई, यहाँ पर जो हमारे प्यारे मित्र बता रहे हैं कि प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है भारतीय संसद के कामकाज में। राइट आंसर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। निश्चिंत रहिए, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और अगर आपके अंदर ये गाइस अपनी वर्दी पाने के लिए एक जुनून है तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको वर्दी मिल जाएगी, क्योंकि हम आपके लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं। और मेरा ये गाइस विश्वास है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये गाइस पूरी मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं सभी को सिलेक्शन मिलेगा, सभी को वर्दी मिलेगी, सभी के माता पिता का नाम रोशन होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया और राष्ट्रगान अपने यहाँ का किनके द्वारा लिखा गया ये भी आप बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है हमारे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं यहाँ पर 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। और गाइस ये जो अपना राष्ट्रगान है ये किनके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, और इन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है और उस राष्ट्रगान का नाम है आमार सोनार बंगला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? भाई क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, हमारे जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पश्चिमी घाट को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? और आप ये भी बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो, जो भी बता रहे हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। भाई याद रखिएगा हमारे प्यारे मित्र, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है याद रखिएगा, ये भी आप असम में है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? याद रखिएगा भाई, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में एक लोकप्रिय मतलब ये हुआ यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 लगभग हमारे सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर जानते होंगे, तो जानते हैं तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप
चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को फिर डैश मतलब यहाँ पर भरना है आपको, शीतल करना होता है। यानी कि अति शीलन जो है या सुपर कूलिंग जो है ये किसी द्रव को कैसे गलनांक से नीचे शीतल करना होता है, हिमांक से नीचे, गलनांक पर या फिर गलनांक से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अति शीतलन मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा यानी हिमांक से नीचे होगा। फिर भी राइट आंसर क्या होगा भाई यहाँ पर, ऑप्शन बी हिमांक से नीचे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि हिमांक से नीचे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। अभी आपके साइंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। देखो यहाँ पर अगर आपको संरक्षण सिद्धांत दिया जाएगा तो गाइस आप यहाँ पर जो भी आपसे मिलेगा अच्छी बात है, आप उसे टिक करेंगे। लेकिन अगर आपको संरक्षण सिद्धांत ना लिखा मिले, अगर आपको मिले कि रॉकेट की गति पर न्यूटन के किस गति का नियम लागू होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन की गति का अगर आपसे पूछा जाएगा तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम यानी कि उनकी गति का थर्ड लॉ इसमें लागू होगा। लेकिन अगर आपको संरक्षण सिद्धांत दे दिया जाएगा तो संवेग का संरक्षण, रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला आपके सामने कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल जो है ये बदलता है, बताइए यहाँ पर इसका जो ऊर्जा रूपांतरण होगा ये कैसा होगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, प्रकाश विद्युत सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। प्रकाश विद्युत सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस जो है ये कैसा होता है, इसका आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। देखो, एक माइकल एंजेलो नामक वायरस है, माइकल एंजेलो नामक, ठीक है, याद रखिएगा माइकल एंजेलो नामक वायरस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का वायरस है। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि ये चूहे का वायरस है या फिर एक विषाणु है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो देखो माइकल एंजेलो जो है भाई, ये मित्र आप याद रखिएगा ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस ही है। ठीक है, माइकल एंजेलो। तो कंप्यूटर वायरस होता क्या है, अब आप ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, यह एक जो कंप्यूटर वायरस है ये एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या जो है ये किसका योग है, यानी एटॉमिक नंबर जो है ये किसका योग है, परमाणु संख्या जो बताया जाता है। देखो योग की बात कर रहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। पित्त जो है ये किस ग्रंथि में उत्पादित होगा। पित्ताशय यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। अब आप बताइए राइट आंसर क्या होगा।
उत्पादित जो होता है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल सही है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है मित्र यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और वहीं पर पित्त भी उत्पादित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन है यकृत। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए यकृत बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही के अलावा अब आप ये भी बता दीजिएगा कि सर्वदाता सर्वदाता कौन से रुधिर वर्ग का होता है और सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बार बार कहता हूं तो वीडियो भी लंबी होगी, आपकी क्लास भी आपका ज़्यादा समय तक चलेगा और गाइस आपका टाइम ही वेस्ट होगा। लेकिन आप ऐसे मित्र हैं गाइस, आप थोड़ा भी अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अगर मैं आपके लिए जी जान लगा सकता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप हमारा सपोर्ट करें। इस क्लास को जितना हो सके उतना मित्र तक शेयर करें, क्लास को कम से कम दिल से लाइक तो कर ही दिया करें। तो सर्वग्राही बात कर रहा है। देखो जो गाइस रुधिर वर्ग ए बी होता है ना, ए बी, ये गाइस रुधिर वर्ग सर्वग्राही कहलाता है। और रुधिर वर्ग ओ जो है, ओ, ये गाइस जो है ये सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, तो सर्वदाता कौन सा समूह है? तो वह है ओ और सर्वग्राही ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर देंगे तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है। जैसा कि आपको पता है कि तंबाकू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो तंबाकू में जो होता है गाइस वो होता है निकोटीन। याद रखिएगा निकोटीन जो है इसी के कारण हानिकारक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है निकोटीन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखो जो गाइस यहाँ पर 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हुआ। कब हुआ? 17 अगस्त 2020 को। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा सन 2000 वर्ष में। मित्र यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 2000 वर्ष में। ठीक है, तो हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ये जीके और साइंस के क्वेश्चन तो अभी करने ही वाले हैं, लेकिन जीके का हमारा यहाँ पर एक कंप्लीट हुआ और ये रहा आपके सामने पूरा आंसर। आप देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर गाइस एग्जाम गुरुजी बाय यरमिन सर सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी बाय यरमिन सर सर्च कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी किरण की होती है? देखो मैं आपको बता दूं कि आज तो मैंने आपके लिए मिक्सर क्वेश्चन ले आए हैं फिजिक्स के, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल से फिजिक्स का एक एक टॉपिक आपका मैं क्लियर करूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आपके सिलेबस में यांत्रिकी दिया गया है, तो यांत्रिकी से संबंधित जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन पाएंगे, मैं सारे क्वेश्चन को आपका गाइस कवर कर दूंगा। 20 क्वेश्चन एक क्लास में कवर करूंगा, तो 20 क्वेश्चन दूसरी क्लास में, 20 क्वेश्चन तीसरी क्लास में, 10 12 दिन 15 दिन कुछ भी चले गाइस, आपकी यांत्रिकी पूरी तरीके से कंप्लीट। उसके बाद आपका प्रकाश, उसके बाद आपका तरंग, मतलब जो भी आगे चैप्टर बढ़ेगा उसी प्रकार हम आपके कवर करते चलेंगे। अब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज चलेगा, याद रखिएगा। उसे गाइस मापन जो है सदिश सदिश से संबंधित, मतलब जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक वाइज अब हम लेकर आएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आप तैयार करें बिल्कुल उसे गाइस खत्म कर दें, उसका पूरा ऑपरेशन कर दें, इस प्रकार आप तैयार करिए। न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन से किरण की होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं अल्फा किरण। देखो अल्फा किरण जो होती है इसकी पारगम्य शक्ति जो होती है ये सबसे कम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? पहले तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें गाइस किसका उपकरण किसके लिए किया जाएगा? वाट मीटर। आपको पता होगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और गाइस जो विद्युत शक्ति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है? वाट मीटर।
एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर इसका प्रयोग किया जाता है हवा की गति या फिर पवन की गति का प्रयोग मतलब मापन के लिए। और एनीमोमीटर के अलावा हवा की गति जो है पवन वेग मापी से भी मापी जाती है, इसे पवन वेग मापी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। विद्युत धारा का मापन बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर जो है ये गाइस इसका जो मापन किया जाता है विभवांतर, विभवांतर का मापन जो है ये वोल्ट मीटर उपकरण से किया जाता है। बाकी हमारा क्या बचा यहाँ पर, अमीटर। तो बिल्कुल विद्युत धारा का मापन किससे किया जाएगा, अमीटर से किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। वाट मीटर विद्युत शक्ति, एनीमोमीटर पवन की वेग या फिर हवा की गति, और वोल्ट मीटर विभवांतर। ठीक है, पूरा डाउट आपका क्लियर। अगला, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, याद रखिएगा द्वितीय बात कर रहा है, के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और बताएंगे आपकी तृतीय के अनुसार क्या होगा यहाँ पर और प्रथम के अनुसार क्या होगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको पता होगा कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो है वो यह है कि बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो फोर्स होता है ये मास एंड एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई होता है गैस, उसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के इक्वल टू होता है। यानी F इज इक्वल टू ma होता है, और m मतलब हो गया द्रव्यमान और गुणे त्वरण, और ये किससे होता है, F यानी कि बल। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। याद रखिएगा, बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। प्रथम नियम से जड़त्व की परिभाषा ज्ञात की जाती है, और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय नियम बात कर रहा है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गाइस, 10 फरवरी आपके लिए हम खास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 10 फरवरी को आपका पूरा यूपीजी के खल्लास कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक ही वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन कवर कर लिया जाएगा। आप सभी प्यारे भाई बहन तैयार रहें, रेडी रहें। 10 फरवरी आपका बहुत ही खास होने वाला है, शाम 7:30 बजे आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का क्या नाम है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का क्या नाम है। 32 सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है मित्र, नाभिकीय संलयन। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का तारव्य किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारव्य किस पर निर्भर करता है। तारव्य की बात कर रहा है, गलती नहीं करना। ध्वनि का तारव्य बात कर रहा है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगा, उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा उसकी आवृत्ति पर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया। मतलब इसकी गाइस जो सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण के नियम का वो किसने दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। शॉर्टकट आप जो भी समझ जाए उसी प्रकार आप आंसर बता दिया करें, ज़्यादा इसमें हेर फेर करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, जितना आप समझ सकें उतना समझने की कोशिश करिए, अपने अंदर कोशिश रखिए कि मुझे समझने की कोशिश करना है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का न्यूटन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं न्यूटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। 35 का आंसर देंगे, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे। ग्रेविटेशनल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल होता है भाई। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है ये किस रंग की होती है, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे कि किस रंग की जो वेवलेंथ होती है ये सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। देखो जो बिबग्योर होता है ना, बिबग्योर इसे आप जानते होंगे, जो गाइस रेनबो में रंग मतलब के कुल मिलाकर जो रंग प्रयोग होते हैं 7 रंग, उसे आप बिबग्योर के नाम से याद रखते हैं। तो जो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है किसकी होती है, लाल यानी कि रेड। करेक्ट आंसर क्या होगा, लाल यानी कि रेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। देखो अब यहाँ पर जो साधारण बातचीत की गई है ना,
इसकी डेसिबल में कितनी होती है आपसे पूछा गया है। अगर आपसे कहा जाएगा कि जो मनुष्य होता है ये कितने डेसिबल तक आवाज़ सुन सकता है, सामान्य रूप से सुन सकता है अगर कहा जाएगा तो याद रखिएगा 60 डेसिबल। और अगर आपसे ये कहा जाएगा कि वो अधिकतम कितना सुन सकता है तो वो 80 डेसिबल। और अगर सामान्य बातचीत में कहा जाएगा तो याद रखिएगा सामान्य बातचीत में केवल और केवल प्रयोग किया जाता है 30 से 40, ठीक है, 30 से 40 डेसिबल तक। अब जैसे मैं आपको गाइस यहाँ पर पूरी क्लास ले रहा हूँ तो लगभग ये इसमें 30 से 40 ही बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बातचीत ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल तक, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला कि टेली उपग्रह का प्रयोग या उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताएंगे कि टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देंगे फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा। देखो टेली उपग्रह का प्रयोग जो होता है गाइस ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है मोबाइल अनुप्रयोग के लिए, ठीक है, मोबाइल अनुप्रयोग के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका मोबाइल अनुप्रयोग ऑप्शन ही नहीं है तो यहाँ पर मोबाइल अनुप्रयोग आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वह कौन सा बल, ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है इसके लिए सॉरी। अगला कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्षेपण बात कर रहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा नीला, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं उनसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। देखो फोटोन, देखो फोटोन और यहाँ पर फोटोन होगा, ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उस कणों को फोटोन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकाश गंगा की आकृति कैसी है, मैंने आपको बताया कि मैं कल से फिजिक्स के क्वेश्चन का बिल्कुल टॉपिक वाइज में आपको क्वेश्चन दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका एक एक टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। मैं पहले बता दूंगा कि आज कौन सी टॉपिक है, ठीक है। तो आकाश गंगा की आकृति है ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का सर्पिलाकार या फिर स्पाइरल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए स्पाइरल या फिर सर्पिलाकार। अगला कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम मतलब कम हो जाती है। 43 बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कांच, कांच, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कांच बिल्कुल सही आंसर होगा। वायुमंडल, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, बताइए वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 44 फटाफट आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका जो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है वो क्या है, डेंसिटी, ठीक है, याद रखिएगा डेंसिटी का मतलब हुआ घनत्व। वायुमंडल में बादलों, यहाँ पर मंडल है भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसके लिए क्षमा कर दीजिए। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व है या फिर डेंसिटी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का यह मात्रक क्या होता है बताइए। और मैंने जितने क्वेश्चन आपके इसके पहले करवाए हैं 23 क्लास तक वो गाइस मैंने रिपीटेड भी कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, आप भूले ना। कल से मैं आपका एक एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। विद्युत धारा का यह सही मात्रक बताइए क्या होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना, आपको पता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है और वेस्ट करो तो भी पिघलती है, इसलिए जिंदगी का टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। अगर आप गर्मियों में आइसक्रीम खाओ या ना खाओ, अगर हाथ में लिए हो तो पिघल तो जाएगी ही, खाओगे तो भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। उसी प्रकार आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे कि मुझे अच्छे से ज़िंदगी जीना है तो आपकी जो ज़िंदगी है यानी कि आपका जो लाइफ है ये बेस्ट हो जाएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो गाइस बिल्कुल बेस्ट मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बेस्ट वो वाला हम बेस्ट बता रहे हैं जो बर्बाद कर देगा, लेकिन टेस्ट आप करना सीखो, ये बात आप समझ लीजिए। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल है आपके लिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा अगर आप मेहनत करते रहोगे, अगर आप निरंतर मेहनत करते रहोगे, अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आपको वर्दी दिला कर रहूँगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे।
अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ आपको सफलता दिलाने के लिए, अब आपके माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों तक। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिला करे। शाम 6 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलती है, सुबह 10 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, दोपहर 12:30 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है। सारी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर तुरंत दे दी जाती है विधान सर के साथ। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।